आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोरल रीफ्स। इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब कोरल रीफ्स होता क्या है? कोरल रीफ्स इंडिविजुअल कोरल्स होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट कोरल्स होते हैं या इंडिविजुअल कोरल्स होते हैं, जिसको हम प्लॉप्स भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और पॉस का मतलब होता है फुट या स्मॉल बेनिथिक मेरीन एनिमल्स होते हैं जिसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं, जो कि आपके रिलेट करते हैं जेलीफिश से। तो मोस्ट ऑफ जो स्पीसीज होती हैं कोरल की, वो आंट के साइज़ की होती हैं, जो कि एक लार्ज कॉलोनीज में रहती हैं एंड हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करती हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो कोरल रीफ्स आपके पूरे ओशन में पाए जाते हैं एंड इवन जो कोल्ड और जो डीप वाटर होता है वहाँ पे, बट कोरल का एक्यूमुलेशन हम क्लासिफाई करते हैं एज अ कोरल रीफ्स होना, जो कि एक वेव रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि कोरल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स द्वारा, जो कि आपके शैलो वार्म वाटर के रीजन तक ही रहते हैं। अब जो कोरल रीफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं देन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, बिकॉज जो कोरल रीफ्स होते हैं उसकी अबाउट 10 लाख स्पीसीज होती हैं, विच हैव ओनली 10% जिसकी हम अभी तक स्टडी कर पाए हैं। डेट इज़ वाई इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब स्ट्रक्चर क्या होता है कोरल रीफ्स का? जो मेन स्ट्रक्चर होता है कोरल रीफ्स का वो आपका प्लॉप्स होता है। प्लॉप्स क्या होते हैं? कोरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आपके सी एनोमिनीज एंड जेलीफिश से रिलेट करते हैं। इनका जो बेस होता है वो आपका लाइमस्टोन स्केलेटन कैलाइट से बना होता है, एंड यहाँ पे मैनी लेयर्स होती हैं कोरल रीफ्स की। ओनली द 2-1 इंक्लूड होती हैं, जो कि आपकी प्लॉप्स में रहती हैं। तो ये जो रीप्स होती हैं वो आपकी प्लॉप्स का यूज़ करती हैं प्रोटेक्शन के लिए। प्लॉप्स में क्या होता है, लिटिल कलरफुल टेंटिकल्स होते हैं, और इसमें इनके स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि आपके एनिमीज को अटैक करके पकड़ लेते हैं। ये जो आपकी फिशिस वगैरह हो गई अपने फूड के लिए। तो प्लॉप्स को आल्सो यूज़ किया जाता है फूड को कैच करने के लिए, जो आपकी जू प्लैंकटन फिश होती हैं। अब यहाँ पे देखो जू सेंथाइल करके एक एल्गी होती है, जो कि आपकी लीव करती है इन द टिश्यू ऑफ जो मैनी, बहुत सारी जो कोरल रीफ्स की जो स्पीशीज़ होती हैं उनके टिश्यूज़ में ये जू सेंथाइल नाम की एल्गी रहती है। अब ये जो जू सेंथाइल एल्गी है, इसका काम क्या होता है कि ये नाइट्रोजन के वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि कोरल्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और इस एल्गी को यूज़ किया जाता है। और ये जो एल्गी है वो आपकी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है टुगेदर विद सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि शुगर बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सम ऑफ जो फूड है वो आपके कोरल प्लॉप्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो कोरल को इससे बेनिफिट मिलता है कि वो फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, जो आपका जूसेंथाइल एल्गी होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कोरल रीफ्स की? कोरल रीफ्स जो है वो सम ऑफ द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर हैं जो कि आपके लिविंग क्रिएचर्स द्वारा क्रिएट किए गए हैं अर्थ में। लाइक ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़ा कोरल रीफ्स का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मोर देन 2000 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है, 1250 माइल्स लॉन्ग है। ऑल थ्रू कोरल रीफ्स जो होती है वो कवर करती है लेस देन हाफ परसेंट ऑफ द ओशन सरफेस एरिया, एंड ये होम है 25% ऑफ ऑल जितनी भी मेरीन स्पीसीज हैं। इसमें ऑलमोस्ट थर्ड ऑफ द वर्ल्ड एस्टिमेट की गई है 20,000 मेरीन स्पीसीज रहती हैं।
एंड जो कोरल रीफ्स है वो आपको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, फूड एंड ब्रीडिंग राइट प्रोवाइड करती हैं एंड अट्रैक्ट करती हैं न्यूमेरियस अदर स्पीशीज़ को, जिसमें हमारी सी एनोमलीज, सी स्टार क्रब्स हो गए, सी स्लैग्स हो गए, क्लैम्स हो गए, स्पॉनेज हो गए, सी टर्टेल्स हो गए, मेरीन मैमल्स हो गए एंड शंकल्स हो गए। इनफैक्ट जो कोरल रीफ्स हैं वो फॉस्टर करती हैं डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ को, डेट सुपरवाइज करती हैं दैट ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिससे कि जो कोरल रीफ्स हैं वो आपकी डाइवर्स कम्युनिटी बनती है मेरीन इन्वायरमेंट की। कोरल रीफ्स आल्सो कंट्रीब्यूट करती है कार्बन साइकिल को हेल्प करने में, एंड ये प्लेस होती है फिशीज़ की जहाँ पे वो अपने एग्स को रिलीज़ करते हैं। जो कोरल रीफ्स है वो आपके बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है पीपल को। सम ऑफ द 100 मिलियन पीपल्स हैं वर्ल्ड वाइड जो कि आपकी हेल्थी रीफ सिस्टम पे डिपेंड रहते हैं। ये प्रोवाइड करती हैं मल्टी बिलियन डॉलर टूरिस्ट इंडस्ट्री को। इनफैक्ट मैनी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जो कोरल रीफ्स हैं वो रिसीव की जाती हैं मोर देन 50% ऑफ देयर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एज टूरिज़्म रिलेट करता है रीफ से। तो जो फिशरीज़ होती हैं वो भी रीफ से एसोसिएट होती है, सप्लाई करता है मोर देन 1/6 ऑफ ऑल जितनी भी फ़िश होती हैं सी से। बट रिसेंटली फार्माकोलॉजिस्ट एंड जो मेरीन केमिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि स्टोर हाउस ऑफ न्यू मेडिकल कंपाउंड्स का कोरल रीफ से, जो कि आपका हेल्प करता है फाइट करने में मेलेडीज सच एज आपका कैंसर और जो इन्फेक्शंस जैसी डिसीज़ होती हैं उससे फाइट करने में हेल्प करता है। तो इस ये मेडिसिन के भी काम में आता है जो आपका कोरल रीफ्स होते हैं। देन इन एडिशन ये जो रीफ्स होते हैं वो हेल्प करते हैं शोरलाइन इरोजन को प्रिवेंट करने में एंड प्रोटेक्ट करने में जो कोस्टल कम्युनिटीज़ होती हैं फ्रॉम स्टॉर्म वेव से एंड सुनामी से। जो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स होते हैं कोरल्स के, जिसका यूज़ किया जाता है जैसे जो ह्यूमन के बोन्स होते हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे चार कंडीशंस होती हैं कोरल रीफ्स डेवलपमेंट के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें चाहिए होती हैं। अब यहाँ पे जैसे कि जो कोरल रीफ्स होता है वो मेनली आपका ट्रॉपिकल ओशन में पाया जाता है 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि क्या सूटेबल टेम्परेचर या किस टेम्परेचर पे कौन से ओशन पे जो कोरल रीफ्स हैं वो पाई जाती हैं, क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं कोरल रीफ्स की डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोरल रीफ्स जो होती हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये ना ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन और ना ही ज़्यादा वार्म अगर सी का टेम्परेचर होगा उसमें ये सर्वाइव कर पाएंगी। जो कोरल्स होती है वो एक आइडियल टेम्परेचर पे ग्रो होती है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। यह टेम्परेचर का मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब जो सी वाटर का टेम्परेचर है उससे मतलब है। तो कोरल जो होती हैं वो आपकी सक्सेसफुली ग्रो होती हैं ओशन वाटर में 30 मीटर तक डेप्थ में बिलो द सी लेवल, एंड ये सर्वाइव नहीं कर पाती आपकी सी वाटर में अगर वो 80 मीटर से ज़्यादा गहरा हो, बिकॉज यहाँ पे उनको सनलाइट एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और अगर सनलाइट एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये फूड अपना कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस वजह से ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर होना चाहिए प्लॉप्स की ग्रोथ के लिए, एंड मड अगर मड होगा तो वो जो प्लॉप्स का जो माउथ है वो इसको ब्लॉक कर देगा, क्लॉग कर देगा। अब फ्रेश वाटर आल्सो नॉट गुड होता है ग्रोथ के लिए ड्यू टू यहाँ पे मिनरल्स की कमी होती है। हाई सेलिनिटी ऑफ वाटर भी बैड होता है ग्रोथ के लिए। इसको रिक्वायर किया होता है 27 एंड 30 डिग्री तक के लिए सैलिनिटी। एंड ओशन करंट एंड वेव्स जो होती हैं वो आपकी फूड ब्रिंग करती हैं प्लॉप्स को इनसाइड द लगून्स, एंड दे विल बी अ डेड प्लॉप्स होते हैं। देन प्लॉप्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है ग्रो करने के लिए सी लेवल से नीचे, ताकि वो ग्रो कर सके। अप टू द सी लेवल पे ये ग्रो होती हैं, मतलब कि सी लेवल से ऊपर ये ग्रो होती हैं, एंड आफ्टर दिस आउटवर्ड जो ग्रोथ होती है वो हम इसकी देख सकते हैं।
और पॉल्यूशन फ्री कोस्टल वाटर होना चाहिए कोरल्स की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। देन दे आर द टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स होती हैं लाइक सबमरीन कोरल रीफ्स, जिसको हम 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी, नेचर, शेप एंड द मोड ऑफ अकरेंस। फ्रिंगिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड एटॉल। और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन वी हैव 2 टाइप, ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स और मार्जिनल बेल्ट कोरल रीफ्स। पहला आता है हमारा फ्रिंगिंग रीफ्स। ये जो रीफ्स होती है वो आपकी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के अलोंग डेवलप होती हैं और अलोंग एन आइलैंड, इसलिए इसको हम फ्रिंगिंग रीफ्स कहते हैं। ये यूजुअली अटैच्ड होती है आपकी कोस्टल लैंड से, बट सम टाइम जो गैप होता है बिटवीन द लैंड एंड रीफ वो फॉर्म करता है आपका लगून, इसलिए इसको हम बोट चैनल भी कहते हैं। रीफ्स जो होती हैं वो आपकी वेट में रैदो होती हैं बट लॉन्ग होती हैं, और ये ब्रेक हो जाती हैं जब रिवर बीच में से अगर ड्रेन कर जाए तो। देन बैरियर रीफ्स, जो कि आपकी लार्जेस्ट कोरल रीफ्स होती हैं ऑफ द कोस्टल प्लेटफॉर्म्स, एंड ये पैरेलल होती है डैम, जिसकी वजह से इसको हम बैरियर रीफ्स भी कहते हैं। और ये एक्सटेंसिव होती हैं बट शैलो लगून्स का होना बिटवीन द कोस्टल लैंड्स एंड बैरियर रीफ्स का होना साइड में, और कोस्टल लगून्स का होना। तो ये जो रीफ्स होती है वो आपकी कंटिन्यूस होती है। सम टाइम देयर विल बी टाइडल इंडेट्स होते हैं। जो रीफ्स होती है उसको रिक्वायर की होती है 91 मीटर डेप्थ डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल लाइक ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि आपकी पैरेलल है ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। देन आता है आपका एटॉल। एटॉल क्या होता है, एक रिंग होता है नैरो गोइंग कोरल्स का ऑफ हॉर्स शेप्ड अराउंड एन आइसलैंड शेप होना कोस्टल एरिया का, जिसको हम एटॉल्स कहते हैं। जो डेप्थ होता है लगून का वो आपका 240 से 420 फीट तक रेंज करता है। एंड दे आर द 3 टाइप ऑफ एटॉल्स होती है आपकी। ट्रू एटॉल, जो कि आपकी सर्कुलर रीफ होती है, जो कि आपकी इंक्लोज होती है शैलो लगून से, जिसमें आइसलैंड नहीं होता। एंड फिर आता है आपका आइलैंड एटॉल, जो कि आपकी सर्कुलर लीव्स होती हैं, जो कि आपकी इंक्लोज होती है शैलो लगून से, जिसका आइलैंड होता है। और फिर आता है आपका कोरल आइलैंड एटॉल। आइलैंड जो होता है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता इनिशियली, बट ये फॉर्म होता है लेटर ड्यू टू डिपोजिशन होना। एंड ट्रू एटॉल आइलैंड्स का फॉर्म होना। देन ये देखो, ये जो फिगर दिखाई गई है दिस इज अ फिगर ऑफ एटॉल। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में बात कर लेते हैं। 1809 से 1888 तक जो आपके इनकी हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स की। तो पहले हम चार्ल्स डार्विन के बारे में जान लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन कौन थे। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट थे, और ये बॉर्न हुए थे श्रूसबेरी शॉर्पशायर में। इनका जो फेमस वर्क था वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लेके था। इनका जो बुक था उनका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 में पब्लिश हुआ। और इन्होंने 2 थिंग्स की। फर्स्ट, इन्होंने प्रोवाइड किया ग्रेट डील ऑफ एविडेंस कि कैसे एवोल्यूशन टेक प्लेस हुआ। सेकंड, उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, जहाँ पे इन्होंने एवोल्यूशन के वर्क को एक्सप्लेन किया कि कैसे एवोल्यूशन जो है वो वर्क करता है। तो ये जो थ्योरी थी वो नेचुरल सिलेक्शन की थी। तो जो एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन है वो एक की है, जिससे कि हम एक चाबी है जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ में। अब चार्ल्स डार्विन की हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन को लेके। तो चार्ल्स डार्विन ने इसको पोस्टुलेट किया गया था एज अ सब्सिडेंस थ्योरी होना 1837 में, एंड इसको मॉडिफाई किया गया 1842 ईयर में। बट जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट टाइप के रीफ्स की ओशन में, तो डार्विन ने ये कहा कि जो कोरल प्लॉप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं आपकी शैलो ओशन वाटर में। ट्रू कोरल लीव्स जो होती हैं वो आपकी ग्रेटर डेप्थ में पाई जाती हैं, वेयर कोरल, जहाँ पे कोरल प्लॉप्स जो होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी कोरल प्लॉप्स होती हैं वो आपकी एक साथ होती हैं एक सुटेबल सबमरीन प्लेटफॉर्म में, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। अल्टीमेटली जब ये सी लेवल पे पहुंच जाती है तो इससे फ्रिंगिंग रीफ्स बनती हैं। इसका मतलब है कि फ्रिंगिंग रीफ्स जो है वो एक स्टेबल कंडीशन ऑफ लैंड में बनती हैं। बट आफ्टर दिस जो लैंड होता है वो आपका सब्सिडेंस करता है, बिकॉज यहाँ पे टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ये सब्सिडेंस करता है। एंड जो कोरल रीफ्स होती है वो आपकी ग्रेटर डेप्थ तक पहुँच जाती हैं, जहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकती।
अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली जब ये ऊपर की तरफ ग्रो करती है, जैसे कि ये फिगर में दिखाया गया है, एंड आउटवर्ड, ये पहले तो ये बहुत ज़्यादा फास्टर रेट में ग्रो करती हैं, सो डैट ये अपना फूड ले लेती है सर्वाइवल के लिए। कॉन्सिक्वेंटली फिर क्या होता है, जो सेकेंड में दिखाया गया फिगर में, कि एक लगून फॉर्म होता है बिटवीन द कोस्ट एंड द फ्रिंगिंग रीफ्स के बीच में, एंड एक बैरियर फॉर्म होता है, बैरियर रीफ फॉर्म होती है। फिर दिस फर्दर सब्सिडेंस होता है लैंड का, एंड आइलैंड का कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाना आपके वाटर के अंदर, एंड रिंग ऑफ कोरल रीफ्स का मत भी फॉर्म होना है, जिसको हम एटॉल बोलते हैं, जो कि आपकी बनती है, जो कि आपकी थर्ड वाले में दिखाई गई है। सो ये पॉइंट आउट किया गया कि डार्विन जो है वो आपके सडन एंड रैपिड सब्सिडेंस ऑफ लैंड पे बिलीव नहीं करते थे, कि मतलब अचानक से सब्सिडेंस हो गया या रैपिड सब्सिडेंस हो गया लैंड का। बट इन्होंने नोट किया दैट कि जो डेप्थ होता है लगून का वो आपका बढ़ता नहीं है, बिकॉज ये यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन होता है लगून में, इसकी वजह से जो डेप्थ होती है लगून की वो आपकी बढ़ नहीं पाती है। और ये बिलीव किया गया इन ग्रेजुअल एंड स्लो रेट में जो लैंड सब्सिडेंस होता है, धीरे धीरे होता है। उन्होंने कहा था कि रैपिड नहीं होता, ये बिलीव नहीं करते कि बहुत जल्दी लैंड का सब्सिडेंस हो। इन्होंने ये कहा कि लैंड का जो सब्सिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे होता है, ग्रेजुअल होता है, एंड जो रेट ऑफ इससे क्या होता है, इससे अपवर्ड की तरफ ग्रोथ होता है कोरल्स का। अब चाहते हैं एविडेंस हमें मिले जो कि इस थ्योरी के फेवर में थे। मोस्ट ऑफ द एविडेंस जो थे वो डार्विन के फेवर में थे, जिसको डेविस से लिया गया। डेविस ने कंफर्म किया कि जो थ्योरी है वो बेस्ड है आपकी थिकनेस होना सर्वल आइलैंड्स का पैसिफिक ओशन में। अगेन जो डेविस है उन्होंने रिपोर्ट किया कि शोर लाइन जो है वो हाईली इरोड होती है, जो एरियाज़ होते हैं बैरियर रीफ एंड एटॉल के, एंड जो फॉर्मेशन होती है क्रीक एंड डीप सी की वो कंफर्म करती है लैंड के सब्सिडेंस को। सर्वल एविडेंस हमें ये भी मिलते हैं जो कि थ्योरी के फेवर में थे कि लैंड का सब्सिडेंस को फॉलो किया जाता है। शैलोनेस ऑफ द लगून का मतलब है अनचेंज, ये इंडिकेट करता है सब्सिडेंस को। तो अगर लैंड स्टेबल रहेगी तो लगून जो होंगे वो आपके फिल्ड होते रहेंगे, कंटिन्यूस डिपोजिशन होना सेडिमेंट्स का। जहाँ पे एब्सेंस होगा क्लिप्स का कोस्ट के अलोंग, वहाँ पे कोरल्स जो होती हैं वो लैंड के सब्सिडेंस को दिखाती हैं, क्लिप्स का फाउंड होना एक स्टेबल कोस्ट पे। और जहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस होता है, यहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती, जो पार्ट होता है पैसिफिक ओशन का, जहाँ पे अपलिफ्टेड जो बीचेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। अब इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या था कि 1950 या 1960 में जब प्लेटोरियम एक्सप्लोरेशन हुआ, जो कि आपका सर्वल आइलैंड्स में हुआ था पैसिफिक ओशन के, जिसने प्रोवाइड किया बेस की कैसे डेवलपमेंट होता है कोरल रीफ्स का, इसने नॉलेज प्रोवाइड किया जो कि आपकी कोरल रीफ से रिलेट करती थी। बट ऐसे भी कुछ आइलैंड्स थे जो कि आपके सब्सिडेंस थ्योरी को कंफर्म नहीं करते हैं, जिसमें से जो मेन वंस थे वो आपके सोलोमन और पैलू आइलैंड्स थे। और यहाँ पे कोई भी हमें एविडेंस देखने को नहीं मिलता लैंड के सब्सिडेंस को लेके आइलैंड्स के रिलेटेड। बट जो डेप्थ था कोरल स्ट्रक्चर का अलोंग जो आइलैंड्स थे वो आपके 200 मीटर से ज़्यादा था। एंड सम अदर क्रिटिज्म भी थे इस थ्योरी के, लाइक फ्रिंगिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड एटॉल का एक सक्सेसिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होना कोरल रीफ्स का, बोथ फ्रिंगिंग एंड बैरियर रीफ्स का, जो कि आपका सेम आइलैंड्स में एक साथ अकर नहीं करता। बट जो बेसिस था न्यू डिस्कवरीज का, मैनी सच एविडेंस भी हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक नराई जो आइलैंड है फिजी का, बोथ यहाँ पे टाइप के जो कोरल रीफ्स होते हैं वो आपके एक साथ मिलते हैं, यानी कि फ्रिंगिंग भी और बैरियर भी। सो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी है जो थ्योरी है सब्सिडेंस की। अब मैनी जो कोरल रीफ्स होती हैं वो आपकी सेम एज के स्ट्रक्चर में कंपोज होती हैं। जो स्ट्रक्चर है पैलू एंड सोलमन आइलैंड्स का वो पर्टिकुलरली एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, बट जो फ्यू प्लेसेस हैं कोरल रीफ्स की वो आपकी फाउंड होती हैं अलोंग द राइजिंग एंड जो अपलिफ्टिंग आइलैंड्स होते हैं, लाइक अल्बर्ट एल डाबारा आइलैंड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन, जो कि रिफ्यूट करता है इस थ्योरी को।
बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटॉल्स हैं वो ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली डीप होते हैं, समटाइम एटॉल्स में भी लो डेप्थ में भी पाए जाते हैं। डिस्पाइट जो एवोकेशंस हैं इस थ्योरी की वो वाइडली रिकॉग्नाइज की गई। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे डिफरेंट कलर्स का लॉस होता है कोरल ऑर्गेनिज्म से, जिससे ये वाइट हो जाते हैं। जो ब्लीच होता है कोरल ऑर्गेनिजम्स का, वो अपने फूड को लॉस करते हैं। जो सप्लाईज होती हैं ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि रिमूवल एंड एक्सक्लूजन होता है, जो सिंबॉलिक पार्टनर्स होते हैं जो सिंथेटिक एल्गी के फ्रॉम देयर उनकी बॉडी से, एंड अल्टीमेटली फिर ये डाई कर जाते हैं। तो सॉलिटरी केसेस में कोरल ब्लीचिंग जो होती है वो कोरल की पॉपुलेशन को हार्म नहीं करती, बट मास कोरल ब्लीचिंग क्या करती है, यानी कि अगर छोटा मोटा कोरल ब्लीचिंग होगा तो ये जितना ज़्यादा हार्म नहीं करता कोरल पॉपुलेशन को, बट अगर लार्ज स्केल में कोरल ब्लीचिंग होता है तो इससे ज़्यादा डेथ्स होती हैं एंड डिस्ट्रक्शन होता है लिविंग कोरल्स का। तो ग्लोबल वार्मिंग भी रिकॉर्ड किया गया कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर है बिहाइंड कोरल ब्लीचिंग। एंड कोरल ब्लीचिंग जो थी 1997 से 1908 तक वो रिकॉर्ड की गई कि वो एक मोस्ट कैटास्ट्रोफिक इवेंट था जो ये टाइम पीरियड था। और दे आर द 4 टाइप की कोरल ब्लीचिंग्स होती हैं। पहली आती है आपकी कैटास्ट्रोफिक ब्लीचिंग जो कि आपकी 95% ऑफ कोरल्स को अफेक्ट करती है। देन सीवियर ब्लीचिंग जो कि आपकी 50 से 70% ऑफ कोरल को अफेक्ट करती है। देन आती है आपकी मॉडरेट ब्लीचिंग जो कि आपकी 20 से 50% ऑफ कोरल को अफेक्ट करती है, हैविंग क्विक रिकवरी होना। देन इनसिग्निफिकेंट ब्लीचिंग का मतलब होता है ब्लीचिंग नहीं होना। देन व्हाट आर द कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग? मेजर चेंज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज और डिक्रीज, ऑक्सीजन स्टारवेशन जो कि कॉज होता है बाय इंक्रीज होना जू प्लैंकटन का ड्यू टू ओवर फिशिंग होना। देन इंक्रीज होना सोलर रेडिएंस का, इंक्रीज होना सेडिमेंटेशन का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, चेंज होना सैलिनिटी ऑफ वाटर में, एलिवेटेड सी लेवल ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग होना, लो टाइड, एक्सपोज होना सन से, एलिवेटेड थर्मल स्ट्रेस जिसका रिजल्ट होता है इंक्रीज होना जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, जो कि आपका मास कोरल ब्लीचिंग को लेड करता है। देन अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं आपके कोरल ब्लीचिंग के? यहाँ पे जूसेंथलाई का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका डिक्रीज होने लगता है, जो कि आपका पेलिंग कॉज करता है। इससे क्या होता है, इससे कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाता है जिससे कि कलर का डीपनिंग होता है। कलर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एल्गी को, एंड एल्गी प्रोवाइड करता है आपका ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट। बट अगर जूसेंथलाई कोरल्स जो होंगे वो लायबल होंगे, मतलब अगर जूसेंथलाई नहीं होगा, जूसेंथलाई के बिना कोरल्स जो होंगे वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो कोरल्स की ग्रोथ एंड इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो आपकी घट जाएगी। कोरल्स बिकम इंक्रीजली सस्पेक्टेबल होंगे डिसीज़ से, यानी कि डिसीज़ लग जाएंगे उनको। एंड प्रोलॉन्ग ब्लीचिंग जो होती है वो आपकी, यानी कि लंबे समय तक ब्लीचिंग क्या करती है, डेथ करती है कोरल्स की। अब कोरल रीफ्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? कोरल रीफ्स जो होते हैं वो आपके लिमिटेड ट्रॉपिकल सीज में पाए जाते हैं, जो कि आपके एंटायरली बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ में। रिच ग्रोथ ऑफ रीफ्स आपकी फाउंड होती है जो ईस्टर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया का, ऑन दिस कोस्ट जहाँ पे रिवर जो होती है वो लार्ज क्वांटिटीज़ के सेडिमेंट्स को लाती है लैंड से। कोरल्स जो होते हैं वो आपके फाउंड नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो कोस्ट है साउथ अमेरिका का, जो कोरल रीफ्स हैं वो आपके मोस्ट कॉमन होते हैं पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में ड्यू टू देयर शैलो वार्म एंड क्लीन वाटर होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एरियाज होते हैं कोरल रीफ्स की ग्रोथ के वो आपके लाई करते हैं जो सी ऑफ ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का एंड इन द फिलीपींस। ओनली फ्यू कोरल रीफ्स आपकी लाई करती है आउटसाइड द इंडो पैसिफिक ट्रॉपिकल एरियाज एंड दोस इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड जो कैरिबियंस होते हैं जहाँ पे सब रीफ्स होती हैं। ये है मैप जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मेजर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोरल रीफ्स का वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर में, जो कि आप देख सकते हैं जो ये मैप दिखाया गया है वर्ल्ड का। देन अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वो आपकी फाउंड होती है वर्ल्ड के मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में, जो कि आपके प्रोवाइड करती है कॉम्प्लेक्स एंड वेरीड मैरीन हैबिटेट, जो कि आपकी सपोर्ट करती है वाइड रेंज के अदर ऑर्गेनिज्म को। कोरल रीफ्स डिलीवर करती है इकोसिस्टम सर्विसेज टू टूरिज्म, फिशरी एंड कोस्टलाइन प्रोटेक्शन।
कोरल रीफ से जो होती है वो आपकी प्रोटेक्ट करती है शोर लाइंस को बाय अब्जॉर्ब करके वेव की एनर्जी को, एंड मैनी स्मॉल आइलैंड्स का एग्जिस्ट नहीं करना विदाउट, अगर इस रीफ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्हीं रीफ्स की वजह से वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। देन ये टाइम है जिससे कि हम कोरल रीफ्स को बचा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है आज के टाइम में। तो बायोस्फीयर रिजर्व, मैरीन नेशनल पार्क एंड नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो कि आपके रीफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि आज के टुडेज़ के टाइम में बनाए गए हैं। एंड ये आर द रेफरेंसेस, दीज आर द रेफरेंसेस जो जिससे मैंने ये सारा जो नोट्स वगैरह है कलेक्ट किया है, जो भी मटेरियल्स हैं। सो थैंक यू।